पिछले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को समाप्त कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल हमारा खत्म हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग आध ऐतिहासिक काल को शुरू करने जा रहे हैं। तो आध ऐतिहासिक काल को शुरू करने से पहले उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से आध ऐतिहासिक काल की एक एक चीज़ों को लेकर के और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे आध ऐतिहासिक काल को। सबसे पहले हम लोग वो ये जानेंगे कि आध ऐतिहासिक काल क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि आध ऐतिहासिक काल क्या है। तो जिस काल में लेखन कला तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिस काल में लेखन कला तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ लिखित भी है और कुछ अलिखित भी है। अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। अर्थव्यवस्था स्थायी तौर पर आ चुकी है, संस्कृति भी पुरातात्विक ही है और सामग्री के तौर पर पत्थरों के साथ साथ अब धातु का इस्तेमाल भी होने लगा है। तो इस काल को हम लोग आध ऐतिहासिक काल कहेंगे। पत्थरों के साथ में अब धातु का इस्तेमाल भी होने लगा, तो इस काल को हम लोग क्या कहेंगे? आध ऐतिहासिक काल कहेंगे। आध ऐतिहासिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। आध ऐतिहासिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो जाएगा ताम्रपाषाण काल, जिसका समय है 3500 से लेके 1100 ईसा पूर्व, और दूसरा हो जाएगा लौह काल, जिसका समय है 1100 से 600 ईसा पूर्व की बात है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल को भी तीन कालखंडों में बांटा गया है। ताम्रपाषाण काल को भी क्या किया गया है? तीन कालखंडों में बांटा गया है। ताम्रपाषाण काल का प्रथम फेज, ताम्रपाषाण काल का द्वितीय फेज और ताम्रपाषाण काल का तृतीय फेज है। ताम्रपाषाण का प्रथम जो चरण है वो 3500 से 2500 ईसा पूर्व है। ताम्रपाषाण काल का द्वितीय चरण 2700 से 1750 ईसा पूर्व है और ताम्रपाषाण काल का तृतीय चरण जो है वो 2000 से 1100 ईसा पूर्व की बात है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि लौह काल को, तो लौह काल को भी दो भागों में बांटा गया है। लौह काल को भी क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला मेगालिथिक एज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा PGW एज। क्या हो जाएगा? PGW एज। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके अब हम लोग सबको पढ़ेंगे, एक एक करके इन सबको हम लोग क्या देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अब ताम्रपाषाण काल में तीन तरह की संस्कृतियों को हम तीन फेज में हम लोगों ने देखा है ताम्रपाषाण काल को। तो ताम्रपाषाण काल का प्रथम फेज और तृतीय फेज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ताम्रपाषाण काल के प्रथम फेज और तृतीय फेज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। द्वितीय फेज को अभी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उसको विस्तार में आगे देखेंगे। द्वितीय फेज में विस्तार से उसको आगे देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग ताम्रपाषाण काल का पहला और तीसरा ये दोनों फेज को देख लेते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में हम लोग देखें तो तीन फेज जो थे, यानी तीन चरण में, पहले चरण में 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ। कितनी संस्कृतियों का? 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ है ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल में 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ है। तो उन संस्कृतियों में पहला मूडीगाक संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्लीनाल संस्कृति, झो संस्कृति, आमरी संस्कृति, कोट दिजी संस्कृति, प्राक हड़प्पा पंजाब संस्कृति, प्राक हड़प्पा हरियाणा संस्कृति और सोथी संस्कृति यहाँ हमें देखने को मिलती है। आगे हम लोग देखेंगे तो ताम्रपाषाण काल का द्वितीय चरण जो है उसमें सिर्फ एक ही संस्कृति का उदय हुआ है, जिसे विस्तार से हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल का तृतीय चरण को। ताम्रपाषाण काल के तृतीय चरण को देखेंगे तो ताम्रपाषाण काल का जो तृतीय चरण है इसमें भी 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ। ताम्रपाषाण काल के तृतीय संस्कृति में भी 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ, जिसमें झूकर संस्कृति, झाकर संस्कृति, जौरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, बनास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और प्रभास संस्कृति। तो इस तरह से 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ। तो हम लोग ये देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल के चरण
1 और चरण 3 दोनों में ही 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ। अब इसके आगे हम लोग ताम्र पाषाण काल की द्वितीय संस्कृति को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ताम्र पाषाण काल में ताम्र पाषाण काल के द्वितीय चरण को। ताम्र पाषाण काल के द्वितीय चरण को अब हम लोग देख रहे हैं। तो ताम्र पाषाण काल के द्वितीय चरण में एक ही संस्कृति का आगमन हुआ। द्वितीय चरण में कितनी संस्कृति का आगमन हुआ? एक ही चरण का आगमन हुआ। वहीं इसकी पहली संस्कृति में यानी पहले चरण में ताम्र पाषाण काल के पहले चरण में 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ और तीसरे चरण में भी 9 संस्कृतियों का आगमन हुआ। लेकिन ताम्र पाषाण काल के दूसरे चरण में हम देखेंगे तो केवल एक ही संस्कृति का यहाँ पर आगमन हो रहा है। उस एक ही संस्कृति को हम लोग प्रथम स्थल के नाम से जानते हैं। उस एक संस्कृति को हम लोग प्रथम स्थल के नाम से जानते हैं, जिससे हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, जिसे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले खुदाई होने के कारण इस स्थल का नाम हड़प्पा पड़ा, जो प्रथम स्थल था। और प्रथम स्थल का खुदाई हड़प्पा में हुआ, इसलिए इस संस्कृति को हम लोग हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। और सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता के क्षेत्र पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 1.29 मिलियन प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर हड़प्पा संस्कृति फैली हुई है। हड़प्पा संस्कृति कितने दूर में फैली हुई है? तो 1.9 मिलियन प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर हड़प्पा संस्कृति फैली हुई है। इसी संस्कृति में सबसे पहले पक्की ईंटों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किस संस्कृति से शुरू होता है? तो हड़प्पा संस्कृति से शुरू होता है, हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है, जिसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। व्यवस्थित नहरों का नहर, व्यवस्थित शहर, व्यवस्थित नालियाँ तथा व्यवस्थित सड़क, ये सब हमें किसने दिए? तो हमें हड़प्पा संस्कृति ने ही ये सारी चीज़ें दी हैं। हम देखेंगे क्या चीज़ कि व्यवस्थित नगर, व्यवस्थित शहर, व्यवस्थित नालियाँ और व्यवस्थित सड़क, ये सब हमें किसने दिया है? तो हड़प्पा संस्कृति से ये सब हमें मिला है। 16x16 के गुणज का स्थायी नाप तौल भी हमें किसने दिया है? तो हड़प्पा संस्कृति वासियों ने ही दिया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि दशमलव प्रणाली किसकी दी हुई है? तो ये भी हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। इसके आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में स्थायी अर्थव्यवस्था भी आ गई थी। हड़प्पा संस्कृति में क्या हो गया था? स्थायी अर्थव्यवस्था भी आ गई थी और यहाँ के लोग अब व्यापार करना भी शुरू कर चुके थे। तो इस तरह से अब हम लोग इसके बाद विस्तार में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने की और उसे समझने की कोशिश करेंगे।